नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों के विषय में पढ़ रहे थे तथा उनके जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं उनको हम अब समझ रहे थे और उस पे अपनी समझ को मजबूत बना रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारा सीटेट जो एग्जाम हुआ था 2016 में सितंबर का पेपर 1 है। सितंबर का पेपर 1 है, इसके विषय हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न क्या पूछा है उसको समझते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों में समप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। देखिए, जब भी से समप्रत्यात्मक लिखा है, ये सब शब्द ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपको हमेशा फोकस करना है कि ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो बच्चों के लिए अच्छा है, वही अक्सर हमारा आंसर सही होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, बात करते हैं पहले कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही हो सकता है। देखिए, सीधा सीधा कहा है कि विद्यार्थियों को आप उदाहरण दीजिए और वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को आप प्रोत्साहित कीजिए या बढ़ाइए। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी हम अन्य चेक कर लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों को वांछित समप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए, उन्हें दंड का उपयोग करना निगेटिव शब्द है तो आपको लेना नहीं है। आगे बढ़ जाए, लिखा है कि पुराने प्रत्ययों से, ये भी गलत है, पुराने उनको नवीन ज्ञान देना है। याद करना भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को हमें पर्याप्त उदाहरण देना चाहिए और साथ ही साथ उनको उदाहरण देने के साथ साथ उनकी जो तर्क शक्ति है यानी कि क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल बच्चों के हिसाब से जो पॉजिटिव हमें वही पकड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे। मतलब कैसा वातावरण होना चाहिए, अब खुद समझिए। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पॉजिटिव वातावरण होगा जहां उनको सपोर्ट मिलेगा, तभी तो सीख पाएंगे। चलिए समझते हैं। पहला नंबर लिखा है कि जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान। देखिए, 3 पॉइंट पे ही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है लेकिन कह रहा है केवल पढ़ने लिखने और गणित पर ही ध्यान दिया जाए। एक बात बताइए, क्या बच्चे का और विकास नहीं है, खेल कूद नहीं हो सकता? तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, गलत बात है। अगर विद्यार्थी निष्क्रिय रहेगा कहाँ सीख पाएगा। आगे, जहां उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ये है कि जहां वो बच्चा ये समझे कि हाँ, हम भी महत्वपूर्ण है, हमारे काम की चीजें यहाँ पे हैं। तो सबसे बेहतरीन ढंग होगा सिखाने का ऑप्शन नंबर थर्ड। हमें फोर्थ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे लिखा है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हो, ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, केवल और केवल बच्चों के हिसाब से आप सोचिए, उनको पूरा हक देना है, तब आप इसमें बेटर स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। देखिए, कौवा उड़ रहा है, उसने कहा एक पक्षी, इससे क्या पता चलता है। पहला, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। देखिए, बच्चा कभी ना कभी सुना हुआ है कि पक्षी उड़ते हैं, उसकी मम्मी बताई होंगी कि बेटा देखो ये कौवा है, ये क्या है, ये उड़ता है, चील है, बा जो भी है। तो उसके पास पूर्व ज्ञान तो है, पहला तो सही है। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल, तभी तो वो बोला पक्षी है। बोलने को वो जानवर भी बोल सकता था, बोलने को वो आदमी भी बोल सकता था, बट उसने पक्षी ही क्यों बोला, क्योंकि इसका मतलब उसको पक्षी के बारे में पता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग कर लिया है, बिल्कुल सही बात है, अपनी बातों को वो बता पा रहा है। तो तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट सही है। बच्चा कुछ न कुछ जानता है तभी तो बोला कि भैया ये पक्षी है, पक्षी के बारे में उसको पता भी है कि ये पक्षी उड़ते हैं या वो सब उड़ने वाले पक्षी हैं, और वो भाषा के रूप में व्यक्त भी कर पा रहा है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चार समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कहे कि
उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अच्छा, कोई शिक्षिका सॉरी लिखा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से क्या कहे कि बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होकर काम करने लगे। चलिए समझते हैं क्या कहे। पहला नंबर कह रहा है कि काम जल्दी पूरा करो, मैं तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। देखिए हमारे हिसाब से लग रहा है अच्छी बात है, बच्चे तेजी से काम करेंगे, लेकिन नहीं, साइकोलॉजी के हिसाब से पुरस्कार गलत होता है। आगे, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अच्छा, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त करो, ये कंपटीशन वाली बात हो गई। तुम उसके से क्यों नहीं करते हो, ये तुलना हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि बेटा तुम करो, इसको जल्दी से सीख जाओगे। ये मोटिवेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए यहाँ चारों के चारों तरीके अच्छे लिखे हैं, लेकिन हमको लगेगा कि यार सभी तो सही बात है, काम करो पुरस्कार मिलेगा, सही है। तीसरा वाला जो कह रहा है कि चलो उससे पहले तुम कर लो बेटा, जल्दी करो, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी करो ना, तो ये भी सही लग रहा है। लेकिन अगर ध्यान दे तो इन तीनों में कहीं ना कहीं बच्चे की तौहीन की गई है, या बच्चे को तुलना किया गया, या उसको उसको लालच देने का प्रयास किया गया है। जबकि साइकोलॉजी कहता है केवल बच्चे को मोटिवेट करो सीखने के लिए। तो इसका जो दूसरा नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कि बेटा प्रयास करो तुम भी सीख जाओगे। तो दूसरा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए वही चीज दिखा है, चौथा और पांचवें क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां बस कहा था कि क्या कह सकती है। अब यहाँ कह रहा है कि प्रेरित करने के लिए वो क्या करे। पहला, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर, ऐसे को कर सकती है। दूसरा, साफ साफ दिखाई देने वाले इनाम देकर, तो इनाम तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, पहले गलत हो गया ये दूसरा वाला। उनमें चिंता डर पैदा करके, बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्यक्तिगत लक्ष्य मतलब ये होता है हर बच्चे को अलग अलग लक्ष्य देना, साथ ही साथ उसे प्राप्त करने में बच्चों की मदद करके वो प्रोत्साहित कर सकती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। अच्छा, कोई इफेक्टिव क्लास है, उसमें शिक्षक क्या कर सकता है, मतलब शिक्षक का उद्देश्य बच्चों को उत्प्रेरित करना है, तो वो क्या करेगा। देखिए तीनों के तो तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, बस उसमें ऑप्शंस अलग अलग है। देखिए क्या है, पहला दंडात्मक, देखिए गलत, उनको दंड तो देना है नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा, गलत बात है, निगेटिव शब्द लेना ही नहीं है। सीखने के लिए जिससे वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ये आपका बिल्कुल सही आंसर। देखिए वो हमेशा उत्प्रेरित कर सकता है या बच्चों को कह लीजिए आपकी मोटिवेट कर सकता है सीखने के लिए, जिससे वो जिज्ञासु बने, उनके अंदर जागने की इच्छा बढ़े, जानना चाहे और साथ ही साथ सीखने के लिए सीखना पसंद करे। लास्ट ऑप्शन है रटकर याद करना, बिल्कुल गलत है, निगेटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कितना इंपॉर्टेंस आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, तो कहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, मतलब किस उदाहरण से बच्चों पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। पहला, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। दूसरा, प्रतियोगिता। तीसरा, निरंतर तुलना। और चौथा, शारीरिक दंड। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है, प्रतियोगिता, तुलना, दंड, ये सब के सब निगेटिव वर्ड है। तो पहला जो हुआ आपका व्यक्तिगत सापेक्ष, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव की क्लास नंबर 21 है, उसको आप देख लेंगे तो आपका काफी हेल्प हो जाएगा। पहला अब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत की व्याख्या करता है। विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए अगर आपको ध्यान होगा, मैंने क्लास में बताया था कि विकास के दो सिद्धांत है, एक जो सिर से पैर की ओर चलता है यानी कि हेड टू टो चलता है, और दूसरा सेंट्रल टू पेरीमीटर यानी कि केंद्रीय भाग से बाहर की ओर चलता है। तो ये कह रहा है कि विकास का जो सिर पदाभिमुख मतलब सर से पैर की ओर जो सिद्धांत है वो कैसे आगे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर। पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की विषय डिस्कस करते हैं। लिखा है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। देखिए
इसमें भी मैंने आपको बताया था, जब हम लोग बाल विकास की क्लास डिस्कस कर रहे थे, भाषा विकास के लिए देखिए, जो शैशव अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, उस समय बच्चा क्या करता है, उस समय बच्चा तो बोलना उलना नहीं जानता और केवल कर अपनी माँ के साथ ज्यादा रहता है, तो उस समय उससे भाषा विकास उसका उतना नहीं होता जितना बाल्यावस्था में होता है, प्रारंभिक अवस्था में। तो जो पहली स्टेज होती है बाल्यावस्था की, यानी कि 2 से लेकर 6 वर्ष वाली, इसी में बच्चा भाषा सीखता है। अगर उसके परिवार में गाली गलौज का माहौल है तो वो उसको ग्रहण कर लेगा, अगर उसके परिवार में सभ्यता है और अच्छे से लोग रह रहे हैं तो उसको सीखेगा। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि भाषा विकास का सबसे संवेदनशील, हालांकि सीखना तो जीवन पर्यंत है, लेकिन संवेदनशील जिसका सबसे ज्यादा बच्चे प्रभाव पड़ता है, वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है, उसमें भाषा विकास बच्चे का बहुत केयरफुल होकर करना चाहिए, नहीं तो बच्चा जिस तरह का माहौल पाएगा उसी तरह का भाषा वो सीख जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। कह रहा है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, ओके, या प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उससे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। देखिए, एक बच्ची है, खेल कूद में बहुत विलक्षण अपनी प्रतिभा को शो करा रही है। अब उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं और दोनों उसे बराबर उसको ट्रेनिंग देते रहते हैं और साथ ही साथ सप्तांत में उसको प्रशिक्षण भी देते हैं, मतलब उसको भेज भी रहे हैं कि जाओ बेटा ट्रेनिंग लो, और उसको खुद दे रहे हैं सप्ताह के अंत में। अब बताइए आपकी क्या ये संभव हो सकता है कि उसकी जो क्षमताएं हैं दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, किसका? चलिए समझते हैं। पहला, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का। क्या इस वजह से वो सीखी है? अनुशासन और क्या लिखा है ये, अच्छा पौष्टिकता, ठीक है। फिर लिखा है अनुवांशिकता और पर्यावरण। फिर लिखा है वृद्धि और विकास। तो विकास का एक ही सिद्धांत है, अनुवांशिकता और पर्यावरण, और आपको कुछ देखना ही नहीं है। आनुवंशिक मतलब माता पिता जो गुण लेके आई है, प्लस कैसा उसको माहौल मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। हर जगह ये वैल्यूबल होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। देखिए, गौड़ और मुख्य, एक होता है सामाजिकरण का मुख्य वाहक, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप पे पड़ता है, वो होता है मुख्य। गौड़ मतलब जिसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट नहीं पड़ता हो। समझाते हैं कैसे, देखिए। सामाजिकरण मतलब ये है कि आपका व्यवहार। चलिए समझते हैं। पहला नंबर लिखा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। क्या ये आपके सामाजिकरण में गौड़ भूमिका निभाते हैं? नहीं भैया, विद्यालय और निकटतम परिवार, परिवार आप पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मुख्य में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है गौड़, तो ये मुख्य में आ जाएगा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा पहला। दूसरा, फिर कह रहा है परिवार, तो परिवार मुख्य में है, तीनों में परिवार है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लास्ट देखिए, विद्यालय और पास पड़ोस, ये आपका सेकेंडरी ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, वो गौड़ बोला है। अगर मुख्य कहता तो परिवार वाला सत्य होता, क्योंकि परिवार का इम्पैक्ट हमारे शरीर पे, हमारे मनोदशा पे सबसे पहले पड़ता है, तो मुख्य होता है। चूंकि लास्ट वाले में विद्यालय और पास पड़ोस से परिवार नहीं है, इसलिए इसको हम गौड़ मान सकते हैं। गौड़ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सेकेंडरी ऑप्शन, जो हमारा सामाजिकरण में इम्पैक्ट डालता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 12 को समझते हैं, क्या कह रहा है। लय बायोगैस्की के अनुसार सामाजिक विकास का मूल कारण है। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी बायोगैस्की आएंगे तो हमेशा आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पर सामाजिक शब्द हो, या परस्पर क्रिया हो, या एक दूसरे से सीखने की क्रिया हो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड नहीं, 4, ठीक है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया क्या हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 के विषय डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहेल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अच्छा, कोहेल वर्ग के किसके अंतर्गत आएगा, ये समझते हैं। पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। क्या करें, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अच्छा, बच्चों से कहा गया देखो बेटा, अगर आप ईमानदार हैं तो माता पिता गर्व करेंगे। तो इससे क्या हुआ, सीधा पहला ही ऑप्शन लग रहा है।
अच्छी लड़की या अच्छा लड़का का अनुकूलन, तो यही तो है। देखिए कानून व्यवस्था की तो बात कही नहीं गई, बेटा तुम नियम नहीं फॉलो करोगे तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हें ये फॉलो करना ही पड़ेगा। दंड आज्ञाकारिता भी नहीं है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मार पड़ेगी। सामाजिक संकुचन भी नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनाने के लिए ये बात कही जा रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अच्छा, मतलब अधिगम मतलब सीखने सिखाने के लिए क्या आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार, आप बताइए। पहला, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा, हाँ, पर्यावरण में खोजबीन। ये पॉजिटिव वर्ड है, जब भी पॉजिटिव वर्ड आएगा आपको उसी पे आंसर ले लेना है। तो थर्ड नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करेगा तो वो अच्छे से चीजों को सीख जाएगा, ऐसा जीन पियाजे ने कहा था। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी में संशोधन और जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो क्रियाओं को जाना जा सकता है। अब जीन पियाजे के अनुसार ये बताया गया, देखो कोई अगर नवीन जानकारी है तो उसको अपने अनुसार हम ढाल लेते हैं। अब पुरानी जो योजनाएं होती हैं उसमें हम संशोधन करके ढाल लेते हैं। अब किस प्रक्रियाओं द्वारा ऐसा होता है, इस चीज को आपको बताना है। पहला लिखा है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में ये होता है। दूसरा लिखा है समावेशन और समायोजन, फिर समायोजन और अनुकूलन, लास्ट में लिखा है समावेशन और अनुकूलन। जीन पियाजे का पूरा पूरा सिद्धांत किस पे आधारित था? समावेशन और अनुकूलन। समावेशन मतलब ये कि जब भी कोई नई जानकारी आई, सबसे पहले आप उसको ग्रहण करना होगा, अपने अंदर समाहित करना होगा। समाहित करने के पश्चात उस जानकारी को अपने हिसाब से ढालना होगा। जैसे अगर आप बाइक चलाना सोच रहे हैं कि हम बाइक चलाना सीखें, आपको साइकिल चलाने आता है तो आपको हैंडल वगैरह मुड़ाना आता है। अब आप चाहते हैं कि हम बाइक का हैंडल कैसे मुड़ाएं, तो एक बात बताइए, जिस हिसाब से हम साइकिल का हैंडल बाएं दाएं मुड़ाते हैं वैसे ही बाइक का भी मुड़ाते हैं, कि बाइक का हम ऊपर नीचे मुड़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो नई जानकारी को हमने पुरानी जानकारी के आधार पर समायोजित कर लिया और जैसे ही समायोजित किया हम बाइक चलाना सीख गए, तो हमारा अनुकूलन भी हो गया। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। अच्छा, कैसे भाई? पहला, समावेशन को हतोत्साहित, नहीं, गलत बात है, निगेटिव वर्ड है। आवृत्ति को बढ़ा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। बस जहां आ जाए खोज, अवसर, ये सब हमारे क्या होते हैं? राइट आंसर होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? पहला, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अच्छा, क्षमता भाग्य है, एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, गलत बात है, निगेटिव वर्ड है। बुद्धि नहीं बदलेगा, बदलेगा। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाए ताकि सभी की बुद्धियां विकसित हो, नहीं, केवल निगेटिव वर्ड है। तो पहला नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को क्या चाहिए, जो भी विषय वस्तु हो, जैसे जो भी पढ़ाने की प्रक्रिया हो, उसको वो वैकल्पिक रूप से पढ़ाने के लिए बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। देखिए बुद्धि क्या है? बुद्धि के बहुत सारे प्रखंड है, जिसमें सामर्थ्यों का समुच्चय होता है, बहुत सारी क्षमताओं का, योग्यताओं का समुच्चय होता है। इसलिए वो उसको एक वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल के रूप में एक, आप कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क की तरह वर्क करे, जिससे बच्चे आराम से चीज को सीख जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर। बाकी सबके सब नेगेटिव है तो वो आंसर तो हो ही नहीं सकते। प्रश्न नंबर 18, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, कह रहा है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के रूप में करेगा। कैसे भाई? वो खुद से बात कर रही तो सामाजिक कैसे हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा माँ के अनुकरण नहीं, वो जब खुद से बात कर रही तो माँ का अनुकरण इसमें कहां से आ गया?
जीन पियाजे लेव-वागोस्की इसकी व्याख्या बच्चे की विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। अच्छा, लास्ट देखते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव-वागोस्की इसे बच्चे द्वारा निज भाषा। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड वाला भी सही लग रहा था, लेकिन ये आपका बिल्कुल सही है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहेंगे। अहम केंद्रित मतलब बच्चे जो खुद से भाषा अपने खुद से ही बातचीत कर रहा है, और वही लेव-वागोस्की कहेंगे बच्चे की निजी भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि लिंग है, लिंग मतलब जेंडर। जेंडर क्या है? देखिए जेंडर क्या एक सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है? तो हमें आपको क्या लगेगा कि भैया ये एक शारीरिक संरचना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। शारीरिक रूप से जो हम मानते हैं कि ये लड़का है लड़की है, वो देखिए वो सेक्सुअल डिसऑर्डर मतलब कि सेक्सुअल ऑर्डर होता है। लेकिन लिंग की बात करेंगे तो ये समाज ने डिसाइड किया है कि तुम लड़की हो ये काम नहीं कर सकती हो, तुम लड़के हो ये काम कर सकते हो। तो ये एक सामाजिक संरचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। लेव-वागोस्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यानी कि वागोस्की के अनुसार आप बच्चों का आकलन करने के लिए किसको वरीयता देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा था ना, जब भी वागोस्की आएंगे तो आपको वही ढूंढना है, समूह वाला, तथ्यों पर आधारित नहीं, वस्तु सहयोगी प्रोजेक्ट। बिल्कुल राइट आंसर। और आपको कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, जब भी वागोस्की के बारे में बात कहेगा तो सामाजिक, परस्पर पठन सहयोगी, सहयोगात्मक शिक्षण, इन सब की बात कही जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। वैयक्तिक भिन्नताएं मतलब ऐसी भिन्नताएं जो हर बच्चे में अलग अलग होती हैं। उससे निपटने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? पहला, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अच्छा है, पॉजिटिव है, हो सकता है। बच्चों के लिए कठोर नियम बिल्कुल नहीं। शिक्षक और आकलन के समान और मानक गलत बात है, अंकों का गलत बात है। तो तीनों के तीनों ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन गौर कीजिएगा। हर बच्चे से टीचर बात करेगा और ये जानने का प्रयास करेगा कि बच्चा किसी भी टॉपिक पे कैसे सोचता है, कैसे समझता है, और उसके दृष्टिकोण को वो महत्व देगा, तो बच्चे चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि। अच्छा, पहला, वर्ष यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। गलत बात है, ऐसा तो होगा नहीं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक। गलत बात है, निगेटिव तो करना ही नहीं है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। गलत, ये भी गलत बात है। आकलन आपका उद्देश्यपूर्ण तब होगा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि बच्चों ने क्या सीखा उसकी जानकारी बच्चों को भी हो और टीचर्स को भी हो। यही आकलन का परम उद्देश्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है? देखिए शिक्षक क्या हो सकता है? शिक्षक सिर्फ और सिर्फ एक परामर्शदाता, निर्देशदाता, सुविधादाता, या कह दीजिए कि स्थितियों को सुगम बनाने वाला सुगम करता ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुविधादाता। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिकाएं की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। अच्छा, मतलब अनुसंधान ये ऐसी बात कर रहे हैं या कहते हैं कि देखो भैया, एक विविध कक्षा में शिक्षिका की क्या अपेक्षाएं हो सकती है? किससे? बच्चों से। पहला, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। क्यों भाई? संबंधित तो होना पड़ेगा शिक्षिका को। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। गलत बात है। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में लिखा है एक मत, ऐसा नहीं है। भाई शिक्षिका का प्रभाव बच्चों पे बहुत तगड़ा पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 25। क्या कह रहा है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना।
अच्छा, विद्यालयों पर भार बढ़ाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं तो विद्यालय में भार नहीं बढ़ेगा, गलत बात है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करता है, एकदम सही बात है। ठीक है, जितने भी जो भी शिक्षण प्रक्रिया होगी उसके प्रति दृष्टिकोण बदला जाएगा या बदलेगा, प्लस विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। काल्पनिक लक्ष्य गलत बात है, जिसमें अक्षमता ना हो बच्चों के लिए हानिकारक, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। अच्छा, मतलब कह रहा है कि विविध प्रकार की कक्षा मतलब जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों, अलग अलग परिवेश के, उनके सामाजिक परिवेश अलग हो, आर्थिक परिवेश अलग हो, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो, तो ऐसी कक्षा विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। क्या ये कथन सही है? तो अगर आप देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बच्चों को ये सीखने सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। हालांकि हम ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पहला क्या लिखा है? सही है, क्योंकि इससे कक्षा में अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ऐसा नहीं है, वहां सीरीज थोड़ी बनानी है। गलत ये भी नहीं हो सकता, गलत ये भी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ा 27 नंबर। सुनने में असमर्थ बच्चा, एक बच्चा है जो थोड़ा सा कम सुन पाता है या सुन ही नहीं पाता, उससे क्या होगा? नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप उसको फैसिलिटी देंगे तथा ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि अगर सुनने में वो कमजोर है फिर भी चीजों को अच्छे से समझ पाए, जैसे उसको कक्षा में आगे बैठा दीजिए या उसको मशीन उपलब्ध करा दीजिए सुनने वाला, तो बच्चा अच्छा सीख पाएगा और साथ ही साथ वो अच्छा कर पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो लिखा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड लाना ही नहीं है, बच्चा ब्रह्मा होता है, सब कर लेगा। आगे लिखा है श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में नहीं भेजा, गलत बात, ये भी गलत है, केवल निगेटिव वर्ड है। तो ये तीनों के तीनों निगेटिव वर्ड है। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? मतलब एक प्रतिभाशाली बच्चा है, उसकी कौन सी विशेषता है? पहला, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ऐसा नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना डोलना, ये भी नहीं है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये भी नहीं है। चौथा नंबर, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित। हाँ सही बात। देखिए, तो कोई बच्चा अगर बहुत तेज है, उसको अगर आप जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को भिन्न भिन्न सब आता है, आप उसको सिंपल देंगे जो है ना, तो वो कहेगा सर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वो उबने लगेगा या मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अच्छा, कैसे? अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता कराकर नहीं, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। बिल्कुल सही है। देखिए, जब मैंने आपको बताया अनुभव आ जाए, अवसर आ जाए, बाहरी जुड़ाव आ जाए, अपने जीवन में दैनिक जुड़ाव आ जाए, तो उससे बेस्ट ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अन्य हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है समझते हैं, उसको बनाते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, गलत बात है। बच्चे निष्क्रिय मतलब होता है बच्चे एक्टिव नहीं है, क्या ये सही है? ऐसा हो नहीं सकता, बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चे समस्या को समाधान करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। फिर लिखा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। फिर लिखा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, ये भी सही है। तो बी सी डी ये 3 सही हो जाते हैं आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने सितंबर 2016 पेपर 1 के क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए